नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के बारे में। जैसा कि अगर आपने किसी भी तरह का लोन ले रखा है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, या फिर क्रेडिट कार्ड पे लोन हो, या फिर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन हो, और किसी भी कारणवश आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं या लोन की ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो गई है, तो ऐसे में बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजती है। और वो जो लीगल नोटिस होते हैं उसमें कई बार सेक्शन 25 में आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने को कहा जाता है। अब आप ऐसे में सोचते हैं कि अगर सेक्शन 25 का केस मुझ पर हो गया तो कहीं मुझे जेल ना हो जाए, और आप इसमें डर जाते हैं। तो आज हम जानेंगे वीडियो में, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर सेक्शन 25 का आपके पास भी नोटिस आता है तो क्या कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, और जानेंगे कि अगर कोर्ट से कोई नोटिस आता है तो कोर्ट के नोटिस आने से लेकर कोर्ट केस को ख़त्म होने तक क्या कुछ होता है कोर्ट में, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि इन सब चीज़ों से आप अपना बचाव कैसे करें, और क्या कुछ लीगल राइट्स हैं आपके जिनका आप यूज़ करें ताकि आप इनसे अपना बचाव कर सकें। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत, जो आपका 138 NI एक्ट के तहत होता है, तो ये होता कब है। अगर आप लोन लेने जाते हैं और लोन लेने के टाइम पे, चाहे वो आप ऑनलाइन मोड से लेते हैं या फिर आप बैंक जा कर के लेते हैं, तो ऐसे में आप कुछ पेपर्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको साइन करते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन लेते हैं तो आप उस पर टिक टिक करते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको क्लिक करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आप किस चीज़ को ऑथराइजेशन दे रहे हैं, बट आपको ये होता है कि हमें लोन लेना है और ये टर्म्स एंड कंडीशन हमको साइन करनी ही पड़ेंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं और अगर उसमें आप ईसीएस मैंडेट की ऑथराइजेशन अगर दे देते हैं, तो ईसीएस मैंडेट अगर आपका एक्टिव है और अगर किसी भी कारणवश आप ईएमआई डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका ईसीएस बाउंस का केस, जो आपका सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत आप पर हो सकता है। चाहे वो इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से ईएमआई बाउंस करे, या फिर किसी भी वजह से अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते आपकी ईएमआई बाउंस होती है। तो सेक्शन 25 का केस, जब कोर्ट का केस होता है और आपको चाहे वो लीगल नोटिस क्यों ना आते हों, आप उस टाइम पे सेक्शन 25 का नाम सुनते ही डर जाते हैं। और डरना भी नाजिम है, और आपको भी पता है कि अगर सेक्शन 25 का केस होता है तो ये आपका कोर्ट में जाता है और उसमें आपका पनिशमेंट भी होती है, और आपको उसमें फाइन भी पे करने को होता है। तो जब ये केस होता है तो केस होने से पहले भी आपको जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो क्या क्या सावधानियां हैं। तो जो सबसे पहले आपका इस प्रोसीजर में स्टार्ट होता है वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी द्वारा लीगल नोटिस आपको भेजे जाते हैं। अगर कोई भी नोटिस आता है आपके पास सेक्शन 25 के तहत कि अगर आपने आउटस्टैंडिंग पे नहीं करी तो हम सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत आप पर लीगल एक्शन लेंगे। और आप ये सोचते हैं कि ठीक है, लीगल एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे में ठीक है हम इग्नोर कर देते हैं। बट शायद आपको नहीं पता कि अगर कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजती है तो वो कोर्ट केस से पहले एक प्रोसीजर है, क्योंकि अगर वो कोर्ट में केस फाइल करेगी सेक्शन 25 में, उससे पहले आपको लीगल नोटिस भेजना बहुत ज़रूरी है। और अगर लीगल नोटिस वो नहीं भेजती है और अगर उसके बिना भेजे वो कोर्ट में केस फाइल कर ही नहीं सकती, तो सबसे पहले उसका जो राइट है वो लीगल नोटिस भेजने का होता है। और जब आपके पास लीगल नोटिस आता है तो आपका जो राइट होता है वो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करने का राइट होता है। अगर आप नोटिस का रिप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि करना चाहिए आपको रिप्लाई। बट क्योंकि बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके चलते आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, या तो आपको अवेयरनेस नहीं होती है, कई बार आप फाइनेंशियली कुछ इश्यूज होते हैं जिसके चलते आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं।
तो अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, बैंक को ये राइट मिल जाता है कि अगर वो नोटिस भेज दिया है उसने, लीगल नोटिस, तो उसके बाद वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। तो ये तो हो गया लीगली वो कब कोर्ट में केस फाइल करने के लिए अधिकारी होती है। बट सेक्शन 25 का जो केस होता है, शायद आप लोगों को नहीं पता कि अगर कोई भी बैंक, जैसा कि आपने सुना होगा कि 138 NI एक्ट के तहत ये सेक्शन 25 का केस होता है, तो 138 NI एक्ट में चाहे वो चेक बाउंस हो चाहे वो ECS बाउंस हो, अब इसका क्या क्राइटेरिया होता है, अगर वो आपको पता होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से अपना मैं बचाव कर सकूं। तो जैसे कि अगर कोई भी चेक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का है, कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का चेक था जो आपने दिया हुआ था, अब चेक वो लगाया गया क्लियरेंस के लिए, बट इनसफिशिएंट बैलेंस होने के चलते वो जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। अब जब चेक बाउंस हो गया, तो बाउंस होने के बाद चाहे वो बैंक है या जिसके द्वारा भी वो चेक लगाया गया था, उसके द्वारा सेक्शन 25 ECS बाउंस में और आपका जो चेक बाउंस है उसमें 138 NI एक्ट के तहत में केस फाइल किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि चेक बाउंस में भी एक अमाउंट होता है और ECS बाउंस में भी एक अमाउंट होता है। अब वो अमाउंट क्या होता है कि जैसे कि आपकी एक EMI बाउंस हुई, तो EMI बाउंस हुई, अब EMI बाउंस आपकी, मान लीजिए आपने जो लोन ले रखा है और उसकी एक EMI का जो अमाउंट है वो 4,000 का मान लीजिए, ठीक है। अब 4,000 का अगर आपका अमाउंट है और आपके पास जो लीगल नोटिस आया है वो आता इस जो भी ECS बाउंस हुआ है, जो भी EMI आपकी बाउंस हुई है, उस अमाउंट का ही आपके पास लीगल नोटिस भी आएगा और उसी पे ही बैंक या फिर NBFC कंपनी जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि क्या क्राइटेरिया होता है कोर्ट में केस फाइल करने का। तो हम जानेंगे कि इसमें हम अपना बचाव कैसे करें। तो जब भी सेक्शन 25 का नोटिस या फिर आपके पास लीगल नोटिस या फिर कोर्ट से नोटिस आए, तो अब सेक्शन 25 के नाम पे डरना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आज मैं आपको जो जानकारी दूंगी इसके बाद आपके अंदर से काफ़ी हद तक सेक्शन 25 को लेकर के तो डर खत्म ही हो जाएगा। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास जब भी लीगल नोटिस आता है कि आपके ऊपर सेक्शन 25 के तहत लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आपने, तो जो भी EMI विद पेनल्टी इंटरेस्ट जो है ड्यू है वो आपको पे करनी होगी। आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी कारण से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनसफिशिएंट फंड के कारण से आपकी EMI बाउंस हुई हो, या फिर आप अकाउंट में पेमेंट डालने में लेट हो गए हो, इस वजह से EMI बाउंस हो गई हो, तो ऐसे में आप अपनी EMI दे करके जो भी ड्यू अमाउंट है उसे पे करके आप उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास EMI देने के पैसे उस टाइम पे नहीं है किसी भी कारणवश, तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बैंक या फिर NBFC कंपनीज है वो कोर्ट में जाकर के एक कंप्लेन रजिस्टर करती है। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि सीधे ही जाएंगे और कोर्ट केस फाइल हो जाता है, नहीं। सबसे पहले वो कंप्लेन रजिस्टर करती है और वहाँ पे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराती है। उसके बाद आपको कोर्ट के द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है। बहुत बार आपने देखा भी होगा कि आपको कोर्ट से प्री कॉग्निजेंस नोटिस आता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है और आप कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रख सकते हैं कि क्या सच में आपने ECS मैंडेट का ऑथराइजेशन दिया था। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप ECS मैंडेट का ऑथराइजेशन नहीं देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो EMI है उसमें कुछ इंटरेस्ट है, पेनल्टीज हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में आप कोर्ट में अपीयर होकर के आप अपना पक्ष रख सकते हैं, और अपना पक्ष रख करके जो भी आपकी पेमेंट है वो अगर आप फर्स्ट अपीयरेंस में पे कर देते हैं तो आपका जो कोर्ट का मैटर है वो आगे कंटिन्यू नहीं होता। वहीं पे ही या तो कंपनी विड्रॉ कर लेती है, बैंक या फिर कंपनी, या फिर कोर्ट जो है उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है।
कि आगे नहीं कंटिन्यू होगा। बट इन केस सच में आपने ऑथराइजेशन दे रखा है और आपकी ईएमआई बाउंस हुई है और आपके पास तब भी पैसे देने के लिए नहीं है, अगर आप फर्स्ट अपीयरेंस में जाते हैं और जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो आप पे कर देते हैं, तो आप यहाँ से अपना बचाव कर सकते हो कि आपको आगे कोर्ट केस नहीं हैंडल करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं होते उस टाइम पे भी, तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत में कोई भी केस फाइल होता है वो आपका बेलेबल ऑफेंस होता है और कंपाउंडेबल होता है। अगर आप इसको आगे कंटेस्ट करते हैं तो इसमें आप एक छोटे से अमाउंट में आप बेल लेकर के इस कोर्ट केस को कंटेस्ट कर सकते हैं। और आपको शायद नहीं पता होगा कि बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी बहुत छोटे से अमाउंट के लिए जो केस है वो बहुत कम ही करती है, बट इन केस अगर उसने कर दिया है तो आप उसको कंटेस्ट करते हैं, तो कंटेस्ट करते करते लगभग 2 साल से 4 साल आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो अब आपको उसमें ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्टेज पे केस में आप किसी भी स्टेज पे सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट करने का अधिकार आपको हर स्टेज पे मिलता है और कोर्ट भी ये चाहता है कि मैटर जो है जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, क्योंकि आपने सिक्योरिटी में कोई चेक तो दिया होता नहीं है और ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट अपीयरेंस में जाते हैं और जाते ही आपको जो कोर्ट है वो आपको सज़ा सुना देगी, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर लोगों के मन में या आप लोगों के मन में होता है वो यही होता है कि हम जाएंगे और हमें जेल हो जाएगी। तो जेल होने के लिए वो केस डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। जब केस डिसाइड होगा, चार्जेस डिसाइड हो जाएंगे, उसके बाद जाके पनिशमेंट होती है या फिर पेनल्टी जो है, फाइन है, वो आपको पे करना पड़ता है। बट अगर इन बिटवीन अगर आप केस में सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपका जो केस है वो विड्रॉ हो जाता है या वहीं पे डिसमिस हो जाता है। तो अगर फ्यूचर में अगर कभी भी आपके पास किसी भी तरह का सेक्शन 25 के तहत अगर नोटिस आता है तो आपको उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइमली आप रिप्लाई करना चाहें रिप्लाई करें। अगर आपके पास पेमेंट है तो आप पेमेंट करके वहीं पर उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी वजह से पेमेंट करने के लिए नहीं है तो आप कोर्ट में जाएं, आप बेल लें। बेल आपको सेम डे मिल जाती है। एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो ये होती है कि आपका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्ट केस का वो हमेशा दूर स्टेट में होता है और आपको वहाँ जाने में दिक्कत होती है। तो अगर आप नहीं भी जा पाते हैं फर्स्ट डेट पे तो आप किसी भी एडवोकेट को वहाँ पे हायर करके एक एप्लीकेशन लगवा के आप फ्यूचर में जो भी आपका कोई जेन्युइन रीज़न है जिसके चलते आप अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि भाई आप इतनी दूर से आएंगे और हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसके चलते आप अपीयर नहीं हो पाते, तो कोर्ट कभी भी आपके प्रति जो कोर्ट का जो रुख होता है वो आपके प्रति कभी भी कठोर नहीं होता है। क्योंकि भाई जब तक आपका पक्ष नहीं सुनेगी तो कोर्ट आपके अगेंस्ट में डिसीजन कैसे दे सकती है। जो कंप्लेनेंट है उसने केस या फिर कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी है, बट वो अभी कंप्लेन ही है। जब तक वो चार्जेस डिसाइड ना हो, जब तक आपका आर्ग्यूमेंट ना हो, क्रॉस ना हो, एविडेंस ना हो, तब तक कोर्ट जो केस है वो डिसाइड नहीं होता है। तो ये तो हो गया कि ये कोर्ट केस का क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। अब ये प्रोसीजर जब आप बेल ले लेते हैं, बेल लेने के बाद आप अगर बेल लेने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि अपना केस वहाँ पे सेटलमेंट कर ले तो आप कोर्ट को अपनी बात रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम अपना केस जो है वो पेमेंट दे रहे हैं या हम अमाउंट पे कर देंगे, और अमाउंट पे करके आप सेटल कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी सेक्शन 25 का नोटिस आता है आपके पास कोर्ट से, तो जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट गेम खेलती है कि वो क्या करती है, वो कहती है कि सेटलमेंट कर लो पूरे लोन का और हम अपना केस वापस ले लेंगे। बट शायद आपको नहीं पता कि अगर बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी सेक्शन 25 के तहत भी अगर केस करती है तो वो जो ईएमआई बाउंस हुई है उसी के तहत केस कर सकती है, ना कि आगे फ्यूचर का जो आपका फर्दर लोन बचा हुआ है, जो ईएमआई आपकी आगे पेंडिंग है, उन पे वो नहीं कर सकती, ना उनको रिकवर कर सकती है।
सिर्फ उतना ही अमाउंट रिकवर कर सकती है जितना बाउंस हुआ हो। तो अब आपको इस चीज़ को लेकर के भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने पूरा लोन सेटलमेंट नहीं किया तो बैंक जो है वो केस वापस नहीं लेगी। अगर जो EMI बाउंस हुआ है उतना अमाउंट आप पे कर देते हो या फिर वो आप डिसाइड करवा लेते हो तो उसके बाद आपको फर्दर वो अमाउंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक यहाँ पे यही चीज़ करती है। बैंक क्या करती है कि आपसे बात करती है, बोलते हैं कि टोटल आपका मान लीजिए 4 लाख का या 5 लाख का लोन है, हाँ आप इसको सेटल कर लो, क्योंकि वो पहले ही अपने आगे के लोन को सेटल करना चाहती है। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो आगे से अगर आपके पास इस तरह से किसी भी सेक्शन 25 के तहत नोटिस आएगा तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में किसी भी तरह का डर होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।